मेरे 2 भाई बड़े हैं, उनसे नमस्कार। जय हिंद प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं दूरदर्शन हिमाचल पर। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हमारी एकता और अखंडता ही हमारी पहचान है, हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी ही हमारी ज़ुबान है। इन्हीं लाइंस के साथ जय हिंद प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ पर करना चाहेंगे और आपका तारुफ करवाना चाहेंगे हमारे आज के ख़ास मेहमान से, जो हैं ओपी शर्मा जी। आर्मी वेटरन हैं ये और करसोग मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने 1981 से 2018 तक काफ़ी लंबा अरसा, मैं कहूँ, अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल जो है आर्मी को दिए हैं, इस देश को दिए हैं, देश सेवा इन्होंने की है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे इनका तारुफ करवाते हुए, इनको मिलवाते हुए। सर, आपका स्वागत करूँगी मैं यहाँ पर। थैंक यू। सबसे पहले, हाउस द जोश सर? जोश तो बहुत अच्छा रहा है। हम अक्सर ये लाइन सुनते हैं, देखते हैं और मूवीज़ में काफ़ी सुनने को मिलता है। क्या मतलब क्या है हाउस द जोश? क्यों ये पूछा जाता है? आप जब भी किसी ऑपरेशन में जाते हैं, कहीं भी हम जब जाते हैं, बैटल फील्ड में जाते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं, तो जवानों को सबसे पहले कोई जयकारा बोल के उनका मोराल बूस्टिंग करने के लिए कि पूछा जाए बेटा जोश कैसा है। तभी हम कहीं भी किसी ऑपरेशन में तभी कामयाब होंगे अगर हमारी टीम स्ट्रांग होगी। तो इसलिए एक तरीके से एक अच्छे बूस्टअप करने के लिए हाउस द जोश पूछा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जैसा कि बता चुकी हूँ दर्शकों को कि आपने 1981 से 2018 तक देश सेवा की है, आर्मी में आप रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आपका इंस्पिरेशन अगर मैं बात करूँ तो इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, क्या कंडीशन रही जिस वजह से आपको लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना चाहिए? पहले इतने जैसे आज हमारे टीवी हैं, आप कहीं भी देखते हैं, दुनिया भर के चैनल है, पहले उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जब हमारे टाइम पे हम सिर्फ यूनिफॉर्म देखते थे, जो फौजी घर आता था, यार कितना स्मार्टली ये टर्नड अप है, तो हम भी चाहें। यहाँ तो बाकी हमें इतना ही, जब हमारे यहाँ गाँव में जो एजुकेशन होती थी उसमें तो बोलते हैं चल पढ़ाई लिखाई कर लो, आप एक ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क पहुँचोगे, क्लर्क तक जाओगे या थोड़ा ऊपर तक जाओगे, इतना लोगों को वो नहीं होता है। पर जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म में अलग ही चार्म होता था, उसके आप जब मेडल देखोगे, उसका आप चलने का स्टाइल देखोगे, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने सोचा क्यों ना भी मतलब आर्मी में मैं अपने आप को, आर्मी में के लिए मेरी हेल्थ भी ठीक थी, तो अपने आप में आर्मी में फिर आर्मी ज्वाइन की जाए। हाँ जी, आपको ये लगा? हाँ। अच्छा, जब आपकी फैमिली से कोई और भी आर्मी बैकग्राउंड? हाँ, मेरे ब्रदर भी आर्मी में थे और गांव में इतने मतलब 4-5 लोग गांव में थे। पर मैं सैनिक समाचार पहले पढ़ता था, तो उसमें जब लोग रिटायर होते थे तो उनके मेडल देखते थे, उनको जो सम्मान दिया जाता था वो देखते थे। उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा चलो यार मैं भी जाऊँ। जोश था। हाँ जी। तो एक काफ़ी हद तक आपको ये मालूम था कि आर्मी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ से, सिविलियन लाइफ से जो है डिफरेंट होती है, क्या हमें प्रॉब्लम्स, किस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है? आप क्या मेंटली प्रिपेयर थे उस टाइम? हाँ जी, ये तो था कि आर्मी लाइफ जो हम देखते हैं वैसा नहीं लगता ये, क्योंकि आर्मी लाइफ बहुत टफ लाइफ है। परिवार से दूर रहना, आपको परिवार के किसी सुख दुख के आप में भागीदार नहीं रह सकते हैं। जब आप एक आर्मी में, या बच्चों को आप लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं, समय से आपको वहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत सारी समस्याएं। तो सारा मैंने पहले ही प्लान किया अगर आर्मी में जाना है तो ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ों को मेरे को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो इसी को सारा मद्देनज़र रखते हुए तभी हमने आर्मी को चूज़ किया कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जोश था, हिम्मत थी और जज्बा था जाने का। जज्बा था, जोश, हिम्मत और जज्बा। हाँ जी। किसी को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई भी फोर्स या आर्मी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना मुझे लगता है ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो आपने सोचा था कि मेरी आर्मी में मैं जाकर मैं इस तरीके से करूँगा, ऐसी सिचुएशंस में फेस करूँगा, ट्रेनिंग टाइम से लेकर के आपने एक मुकाम हासिल किया, आप कर्नल रहे हैं, और वो एक जो दौर था वो किस तरीके का दौर था, कितना स्ट्रगल और कैसे आप? मैं आपको, जब मैं यहाँ मैं शिमला में एनरोल्ड हुआ था एज ए सोल्जर्स। ओके। तो आर्मी में जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कमीशन, एक अफसर रैंक पहुँचने के लिए, अफसर तक पहुँचने के लिए आपको, आप अगर एक रैंक में भी भर्ती होता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है आर्मी के अंदर जी। और दूसरे माध्यम बहुत हैं, जैसे एनडीए के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने 1981 में जो एनरोल हुआ था तो मतलब मैंने पहले यही सोचा था कि यार ये लोग
22-23 साल का एक लड़का आता है आपको, एक जो IMA से ट्रेनिंग करके आता है एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, तो हम ये सोचते ये कहाँ से आ रहा है। पहले हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी लेकिन मोटिवेशन नहीं था कि हम गांव के स्कूल में पढ़े हुए, टीचरों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि बच्चों को मोटिवेट करें। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये बहुत इस चीज़ की कमी रही थी। परंतु जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी इसकी तरफ जाऊँ, तैयारी की, अपने आप को उस तरीके से किया। आर्मी यहाँ से हायर सेकेंडरी करके गया था, आर्मी में ग्रेजुएशन करी, फिर यहाँ आर्मी एग्ज़ाम वगैरह दिए, तो वहाँ जाके आराम से फिर मैंने इसमें आफ्टर 15 ईयर्स मैंने कमीशन ले लिया जनरल सर्विस में। और उससे पहले मैं तोफ़खाने में रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तोफ़खाने के अंदर रहा हूँ। तो तोफ़खाना बहुत ही टफ होता है, जिसमें भारी आपके पास 105 गन है, इसमें मैंने काम किया है। 25 पाउंडर में फायर किया है, बफोर्स के साथ रहा हूँ, बहुत सारी गनें हैंडल करने का मौका मिला है। तो और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, देखने को आपको गन ऐसी लगेगी कि गन मतलब क्या चीज़ है, लेकिन जब उसको जो गनर्स उसके ऊपर रहते हैं, आम लोग जब फायरिंग होता है गन पोजीशन के अंदर उसके नज़दीक नहीं जाते हैं। जब फायरिंग होता है इतने जोर का धमाका होता है, जो गन डिटैचमेंट है वो दिखती नहीं है। तो हमने अपने आप को जहाँ मौका मिला, मतलब एक अच्छे, जहाँ अगर गनर भी रहे हैं तो अच्छे गनर रहे हैं, तो इन सब को देखते हुए हम इस मुकाम में पहुँचे कि हमने अपने आप की एक मतलब कमीशन ले लिया आर्मी के अंदर। कमीशन लेने के बाद अगर देखो एक आदमी एक छोटे से ओहदे से लेके कर्नल तक पहुंचता है तो एक बहुत बड़ी बात है गांव के लड़के के लिए, बहुत बड़ी बात है सर। और मुझे लगता है कि आपके एरिया के लिए आपके जितने भी नोन हैं वो सब आज भी बहुत प्राउड फील करते होंगे और बहुत खुशी उनको होगी कि आप आफ्टर रिटायरमेंट आप वापस आए हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे हैं। और हमें भी आज काफ़ी खुशी हो रही है कि आपको हम यहाँ पर स्टूडियो में बुला पाए हैं, आपसे बातचीत हम कर पाएँ और आपके एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो हमारे दर्शक इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशंस उन्हें भी मिलेंगी। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी आपसे, ये जो आर्मी स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स होते हैं, इनका क्या रोल रहता है एक बच्चे को तैयार करने के लिए अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो? आर्मी स्कूल और जो सैनिक स्कूल है, आर्मी सैनिक स्कूल तो जैसे मिलिट्री स्कूल भी है इसके साथ जी। इनका, और इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री अकेडमी एक स्कूल है यहाँ पे, इसमें देहरादून में भी है RMC, तो वहाँ भी बच्चे, इनका मेन मोटिव रहता है आर्मी के लिए उन बच्चों को ट्रेन करना। जैसे हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो यहाँ पे इतना डिसिप्लिन उस तरीके से इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आर्मी में उन बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जब SSB +2 के बाद आते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें लगता है कि ये भी हमारा आगे का इसमें ऐसा है। तो मैक्सिमम लड़के जो हमारे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं और जो मिलिट्री स्कूल में, मैक्सिमम लड़के उसमें आर्मी में ही उसमें से अफसर बन के आते हैं, उभर के आते हैं लड़के। तो इनका दोनों ये जो तीनों चारों स्कूल ये हैं हमारे, इनका बहुत सारी एंट्री यहीं से, हमें अच्छे अफसर यहाँ से मिलते हैं हमें। आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी लाइफ पे अगर मैं फोकस करती हूँ कि आर्मी में आने से पहले और आर्मी में जाने के बाद क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे? हम जब यहाँ पे रहते हैं एज ए सिविलियन तो हमें बहुत सारे जो अनुशासन है उसका हमें मालूम नहीं होता, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते हैं। तो आर्मी इंसान को इस तरीके से ढाल देती है कि उसका चलना, उठना बैठना, बात करने का तरीका और देश के प्रति, जैसे आजकल के हमारे अभी आप थोड़ा भी कहीं हंगामा है तो लड़के 2 मिनट में जलाना शुरू कर देते हैं, बसें जलाना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऐसे लगती है कि यार ये देखो ऐसे क्यों हो रहा है, देश के किसकी प्रॉपर्टी है ये हमारे जो यूथ के अंदर है। ये सारी चीज़ें उस टाइम हमें पता नहीं चलता ये, पर जब हम एक देश सेवा कर रहे होते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का हमें आभास हो जाता है कि अगर आपका ये कोई आदमी चलते फिरते भी हमें कोई कचरा फेंक रहा है कहीं सड़क के ऊपर, उस भी हमें बहुत बुरा फील होता है कि यार इसने क्यों फेंका ये। देखा जाए तो ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, सारा कुछ आदमी का बदली हो जाता है। तो वो एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक जिसे कहते हैं, आपको बहुत ही पॉलिश तरीके का इंसान बन जाता है। उसका हर एक चीज़ में अपना देश की हर एक जो भी कोई छोटी से छोटी चीज़ की भी वो रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है उसका। और सर मुझे तो ये बात लगती है कि आर्मी पर्सनल की जो पूरी फैमिली होती है वो पूरी फैमिली वेल कल्चर्ड हो जाती है। उनके साथ में जो उनका ग्रुप होता है, सर्कल होता है, वो एक अलग तरीके का ग्रुप बन जाता है। आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि उनको भी अवसर मिलता है उसके साथ रहने का। जैसे हमारी जो लेडी वाइफ्स हैं वो हमारे साथ मैसों में जाती हैं, फिर जवानों की जो ऐसे हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है,
वो सारी चीज़ें फिर सारे वो भी फौजी ढांचे में ही ढल जाती हैं जी। तो उनके बगैर तो हमारा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें वो भी टाइम की पाबंद रहती हैं, उसी तरीके का सारी अपने आप को उनको महसूस करती हैं, उसी एनवायरनमेंट के अंदर अपने को बहुत अच्छा खुशी से उनको ऐसे होता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारा यूथ है जो अभी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है अगर वो ये मन बना रहे हैं कि हमने आर्मी ज्वाइन करना है? किन बातों का बेसिकली उनको ध्यान रखना सबसे पहले अगर तो किसी ने जैसे अपने अगर तो हमारे जैसे लड़के यहाँ पे इतने प्राइवेट स्कूल इतने हैं नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर उनको एंट्री करनी है जवान के अंदर तो सबसे पहले उनका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है अच्छा होना चाहिए जी। दौड़ने भागने में लड़के ठीक होने चाहिए। उसके बेसिक नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज, जिसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, उनको 100 नंबर का पेपर होता है और वो उनकी उतनी उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। +2 में उनके तकरीबन उनको 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और ये जो हमारे जैसे JADRO हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज खुले हुए हैं, BRO हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो बच्चों को वहाँ जाके भी अगर जाएं, वहाँ उनका पूरा डिस्प्ले किया होता है, इनका कब कब भर्ती हो रही है, इसके लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। ये तो रहा जवानों का। अफसोस के लिए हमारा आते रहते हैं, इसके न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। फिर अगर आप इसके दिल्ली में रिक्रूटिंग डायरेक्ट दिल्ली से अप्रोच करो, थोड़ा भी अगर आप इसमें नेट में ढूंढोगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी कि डायरेक्ट एंट्री कैसी है, शॉर्ट सर्विस के थ्रू ये लोग कैसे जाते हैं। तो सारा उस तरीके से उनको प्रेपरेशन अपने आप को कर सकते हैं वो बच्चे जो खासकर +2 में आ रहे हैं। NDA के लिए भी जा सकते हैं, आर्मी के लिए भी एज ए सोल्जर हो कर सकते हैं। और तीसरी बात, अभी तो लड़कियों का भी शुरू हो रहा है जी। अभी एक बैच अभी ही अपना इससे बैंगलोर से CMP में लड़कियां बहुत अच्छा निकला है। तो हमारे हिमाचल में जो बेटियां हैं जो +2 में हैं, अगर वो देखें अपने आप को फिजिकली थोड़ा हल्की सी दौड़ होती है, महीना 2 महीना उसके लिए ट्राई कर लो आप। अगर आपका एम है तो आराम से आप उसमें पास हो सकते हैं। बस थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है स्कूलों में। फिर NCC एक और माध्यम, NCC में अगर बच्चा है तो वो उसके पास अगर वो C सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, वो अफसर जब वो SSB में जाता है उसको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली अगर उसने सोल्जर के लिए भर्ती होना है, सिर्फ उसको दौड़ पास करनी है, मेडिकल पास करना है, रिटन टेस्ट उसका होगा नहीं, 100% हो उसकी सिलेक्शन जो है। हाँ जी। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा होता है जी। अगर बच्चा हमारा नेशनल लेवल पे है तो जो बड़े बड़े सेंटर हैं, जैसे मैं बेंगलोर में था MEG में, मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर में, तो हमारे पास जो था आर्मी नोड इंडिया लेवल की थी वहाँ पे टीम। हम लोग वहाँ अपने कोचों को भेजते थे कि जाओ बाहर से लेके आओ बच्चे, कोई इससे उन्होंने बंगाल से लाना, कोई केरला से लाना, जो लड़के नेशनल लेवल में जिनका अच्छा स्टैंडर्ड है उनका फिर वहाँ पे जाके सेंटर में आएगा, 14-15 दिन उसकी ट्रेनिंग देंगे, उसका बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। अगर वो बच्चा नेशनल स्टैंडर्ड उसका टाइमिंग है किसी भी इसमें इवेंट्स में जिसमें वो कह रहा है अपने आप को, उसमें पास हो जाता है तो उसकी आर्मी में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। उसको प्रमोशन भी मिलता है, उसको डायरेक्ट हवलदार, सूबेदार, मेजर, डिपेंड करता है कि किस लेवल तक वो आगे जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, देखा जाए तो आजकल आर्मी की लाइफ को फिल्मी पर्दे पे लाया जा रहा है। मैं जिक्र करूंगी यहाँ बॉर्डर फिल्म का, जिसके बाद मैक्सिमम मूवीज़ जो हैं आर्मी लाइफ पे बनी है, या सीरियल्स भी कुछ आए हैं, सी हॉक्स करके भी कुछ सीरियल्स थे जो कि TV चैनल्स पे हम देखा करते थे, और आज भी काफ़ी सीरियल्स आते हैं। तो जो हम फिल्मी पर्दे पर या TV पर जो आर्मी की लाइफ देखते हैं, क्या वो लाइफ इन रियल लाइफ जो आर्मी की होती है वो वैसी मिलती जुलती है या कुछ डिफरेंट होती है? इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप फिल्म में देखो, फिल्म में तो बहुत शांति से जब भी हर एक चीज़ उसका हर एक पहलू पे को देखा जाता है, लेकिन अगर बैटल फील्ड के अंदर जब एक्चुअली कहीं से फायरिंग हो रहा हो तो अगर आप देखेंगे तो इतने उनके यूनिफॉर्म वगैरह की क्या हालत हो जाती है। अगर 3-4 दिन तक आदमी अगर उसी यूनिफॉर्म को एक गर्म इलाके में पहन रहा है, पसीने से कैसी लथपथ हो जाएगी, उसकी खुद की शक्ल कैसी हो जाएगी। सेम हाई एल्टीट्यूड के अंदर अगर वो ये काम कर रहा है, कई बार उसको अम्युनिशन की कमी पड़ती है, कम्युनिकेशन नहीं उसका हो पाता है, उसके साथी को किसी को कोई गोली लगी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिल्मों में तो लगता अच्छा है जब हम फिल्म को देखते हैं, वो एक्चुअली जो वास्तविक है वो हमारे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब एक तरीके से जिनको भी ये लगता है कि जितना इजीली उस पर दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है, तो उतना इजी होता नहीं है। बॉर्डर की अगर मैं बात करती हूँ
तो बॉर्डर पे वॉर के दौरान या जो टेंशन्स पहले हो रही होती है पहले या बाद, तो उसका अगर मैं जिक्र करूं या पूछना चाहूँ आपसे तो वो क्या रहता है वहाँ पर? अभी देखो जी, अगर हम लेते हैं J&K का बॉर्डर्स, जी मैं J&K में तकरीबन यहाँ तंगधार से लेके, तंगधार का आता है चौकीबल से आगे है, ये साधना पास है। तो यहाँ से लेके अगर हम बॉर्डर इधर आए, अपना उड़ी की तरफ आते हैं पूरा कंप्लीट, जी इसमें ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ हैं कि जिनकी 14, 15, 16 हज़ार ईगल वगैरह ऐसी हैं जहाँ पे नो मैन लैंड है, कोई आदमी नहीं रहता उस एरिया में। तो उस एरिया में अभी ये तंगधार से मैक्सिमम मिलिटेंट का गेटवे है, और जहाँ तंगधार से ऊपर से आते हैं जो अफगानीज या जो मिलिटेंट है, दे आर वेरी टफ, बहुत ही वो लोग टफ हैं। उनकी इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम ऐसी जगह से निकलो जहाँ कोई तुम्हें कोई सोच भी ना सके, किसी को उम्मीद ही ना हाँ, हो कि सबसे पहुंच सकते जो हैं। सख्त एरिया है, और जब काफ़ी रात को स्नोफॉल हो रहा हो उस टाइम पे ये लोग एंटर करते हैं। ओहो, तो उसके लिए फिर हमारे जो जवान रहते हैं, नीचे पोस्टें हैं, उसके लिए पीस टाइम की अगर आप देखें और फील्ड में, उसे ये पता, अगर रात को कहीं कोई चिड़िया भी बोल रही है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मिलिटेंट ही कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है, और उसे अपने आप को सर्दी से बचाना है, और दूसरे अपना एरिया भी उसको वो देखना है कि हमारे अंदर कोई यहाँ पे रात को घुस ना जाए ये लोग। तो इसलिए उसको डर ही लगा रहता है पूरा। टेंशन हमेशा रहती वो तो है। रहती है, उसके पास टेंशन रहती है, उसके ऊपर बनी रहती है, टेंशन बनी रहती है। पर ये आप देखो पूरा, अगर आजकल हम यहाँ पे ठीक ठाक हैं या पीछे के जो लोग बैठे हैं उन्हीं के कारण है सारे जो वहाँ बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, जो वहाँ पर हाँ, लोग duties बोलते पे हैं हैं, कि यार right। कैसे, आज बोलते हैं ना कि लोग कैसे अंदर आ गए हैं, ये वहाँ से मिलिटेंट कैसे आए। वो लोग वो यही बोल पाते हैं जिन्होंने J&K का टेरन नहीं देखा है। जो J&K का एक बार एरिया देखेगा तब उसे पता लगेगा। रात को जब आप देखोगे तो रात को आपकी विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है, आपको 5 मीटर तक भी आगे नहीं दिखाई देगा। ऊपर से स्नोफॉल हो रही होगी, डार्क एरिया होगा पूरा, कई बार बर्फ़ गिर रही होगी, आप सोचेंगे ये बर्फ़ गिर रही है, हो सकता है उस टाइम पे मिलिटेंट उसमें से गुजर रहे हों। क्योंकि जिस वक्त नॉर्मली नहीं सोच सकते हैं उसी वक्त मिलिटेंट्स जो हैं उनका टारगेट रहता है कि उन्होंने एंटर हाँ जी, करना हाँ है जी, उन्होंने border एंटर area। करना है, जो उनको टास्क मिला हुआ उन्होंने वो कंप्लीट करना है। आपने मैक्सिमम टाइम जो है जम्मू कश्मीर में आप रहे हैं 22 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स या आपके एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर थोड़ा और जानना चाहूँगी कि किस तरीके से सिविलियंस के साथ, वहाँ पे लोगों के साथ आपकी डीलिंग रहती थी, बॉर्डर पे क्या सिचुएशन रहती थी, या फिर आज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कंपैरिजन करें यहाँ का इस ईयर 2020 का, तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं? हम तकरीबन J&K में, हमने यहाँ पे थे, मैं लोलाब में था, 100 गाँव में, जो सबसे कुपवाड़ा से थोड़ा ये इसमें है, नॉर्थ साइड में है। यहाँ पे मैं पूरे गांव को हम देखते थे, गांव को, तो हमारा गांव में सद्भावना के अंदर हमने पूरे गांव को टेक ओवर किया हुआ था। Okay. पूरे गांव, उसमें हमने स्कूल खोला हुआ था गुडविल, बच्चों को वहाँ पढ़ाते थे प्रॉपर पूरा सिलेबस, और इंश्योर करते थे कि 8 तक जब उनके रिटन टेस्ट होते थे पूरे, हम उनको पूरा सुपरविज़न करते थे, बच्चे कोई कॉपी ना करे। तो हमने 8 साल के अंदर बच्चे, वहाँ हमारे जो बच्चे आए थे उन्होंने 90 से ऊपर नंबर लिए थे। ओह वाह। उसके साथ लोगों के लिए हमने जिम तैयार करे वहाँ पे, लोगों को, बच्चों को, वहाँ जो यंग जनरेशन उनको मोटिवेट किया, उनके साथ सद्भावना के अंदर क्रिकेट मैच होते थे। फिर हमने उनके लिए अपने ये कंप्यूटर्स, जिस स्कूलों से हेडमास्टर वगैरह को पूछा भाई आप लोगों को क्या चाहिए, लोगों ने बोला हमें, हमारे लिए आप कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश कर दो। उस तरीके से हमने उनकी लैब इस्टेब्लिश करी, कम्युनिटी हॉल इस्टेब्लिश किए, लोगों की जो किसी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया इधर अपने इसमें लोलाब के अंदर। फिर गरीब बच्चों को भी हम लाते थे, उनके लिए किसी को मशीन देनी, किसी को क्या करना, कि ताकि जो मिलिटेंसी है ये ख़त्म हो, और जो आम जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक मतलब हमारे इसमें अपने अच्छे तरीके से जो है थोड़ा अवेयर भी हो जाए और अच्छी अपनी रोजी रोटी कमा पाए। यहाँ नहीं कि इवन के मैं श्रीनगर में जब था तो हम बच्चों का एक ट्रिप भी वहाँ से ले गए थे, तकरीबन जिसमें 45 बच्चे थे, जिनको मैंने पुणे, हैदराबाद और अच्छी अच्छी जगह घुमाया, क्योंकि उन लड़कों ने ट्रेन तक नहीं देखी होती थी, बच्चों ने, वो कभी भी वैली से बाहर नहीं आए, तो उन्हें पता लगा कि हम किस देश के नागरिक हैं, कैसा हमारा, उन्हें तो अपना एक छोटा सा जो वैली है उसी को सोच के समझते कि हमारा ये देश है। तो उनको हम, और ये काम मतलब एक यूनिट नहीं कर रही है, ये तकरीबन सब यूनिट को ये टास्क मिले हुए हैं वैली के अंदर, कि ताकि जो वहाँ पे किस तरीके से मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। एक तो
मिलिटेंट आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको मारा जाए। दूसरा, जो नए बच्चे हैं हमारे, वो इस काम में ना फंसे। तो ये सारे काम हमने मतलब J&K में किए, हाँ बहुत अच्छी तरीके से इसमें निभाए हैं ये काम, और हमें इसमें सफलता भी मिली है इस दौरान। लोगों ने काफी अच्छा हाँ रिस्पॉन्स जी, इसमें हमें बहुत ऐसा है। फिर हम जैसे तंगधार में था, मैं तंगधार में उस टाइम पे ये भी आया था, उस टाइम पे काफ़ी जल आया था। लोगों को हमने जाके उनके घर बनवाए, उन पे जाके हमने ये SRTs वगैरह जो थी उनको बांटी गई लोगों के, और उन फौज का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज जहाँ पे इनको फिर मेडिकल कैंप इन लोगों को लगाते थे हम, अच्छा, दवाइयाँ देने के लिए। अगर किसके पास गाड़ी नहीं है, रात को कोई इमरजेंसी है, जैसे स्नोफॉल हो रहा है, तो हमने उन लोगों को गाड़ियाँ तक दी है लोगों को ऐसा करने के लिए, ताकि इनको पेशेंट को ऐसा। तो आर्मी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और लोगों का जो है अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जानकर वाकई खुशी भी होती है हाँ कि जी, हाँ हम जी। जो एक मोटिव से, एक अच्छी भावना से, सद्भावना से जो हम काम कर रहे हैं, हाँ जी। उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हाँ हैं, जी। आगे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि नॉर्मली जो यूथ है हमारा, आपने तो बहुत सारे यंग सोल्जर्स को टैकल किया होगा जो कि ड्यूटी टाइमिंग में डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कोई मामला आता है आपकी नज़र में, आया आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स में? ये प्रॉब्लम है 20 और 30 की जिनकी एज है, अच्छा, बच्चों की। पहले ये प्रॉब्लम बहुत कम आती थी जब मोबाइल नहीं थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 से पहले की, हम जब जवानों के साथ रहते थे। अभी क्या हो रहा है, एक तो जो हमारे फील्ड एरिया की जवानों को मौका नहीं मिल रहा है, कई बार इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उन्हें लगातार ड्यूटियाँ देनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे जहाँ रह रहे हैं। फिर ऊपर से मौसम ख़राब होता है, सर्दी आती है, रात को जब जवान ड्यूटी में खड़ा होता है कई बार उसे नींद नहीं आती है, इतना ठंड लगता है। तीसरा ऐसा होता है कि अगर फैमिली में उसकी, पहले क्या होता था, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती थी तो लेटर के थ्रू वो फैमिली वाले एड्रेस करते थे, ठीक है, कि यार घर में ये झगड़ा हो गया, घर में ये हो गया। आज वो किसी को भी अगर घर में कोई दिक्कत होती है, वो अपने तक नहीं उसको रखता है, वो 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, शेयर कर लेते हैं। हाँ, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो शादीशुदा हो। तो दोनों प्रॉब्लम है, वहाँ की उसको समस्या जहाँ वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कई बार उसको, और घर की उसकी समस्या, तो दोनों उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे जैसे कोई रिलीजियस टीचर्स हैं, वहाँ पे मंदिर की जैसे मंदिर परेड होती है, फिर हमने क्या रखे होते हैं, हर एक जगह लेटर बॉक्स रखे होते हैं कि अगर किसी आदमी को कोई समस्या है तो अपनी वो इंडिपेंडेंट उसमें डाल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस तक लड़का नहीं आ पाता है, जवान नहीं आ पाता है, तो उस टाइम पे उसको वो फ़ोन पे भी हमें, क्योंकि हर एक जगह मोबाइल नंबर डिस्प्ले किए होते हैं ऑफिसर्स के, फ़ोन पे भी बात कर सकता है और अपनी रिक्वेस्ट राइटिंग में वहाँ भी डाल सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर क्या होता है, आर्मी में हर एक महीने में सैनिक सम्मेलन होते हैं। अच्छा, ऑफिसर्स सबसे पॉइंट पूछता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहाँ पे प्रेजेंट रहती है कि ताकि कोई लड़का डिप्रेशन में ना चला जाए, कोई सुसाइडल ऐसा केस ना हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। मतलब हर तरीके से उनको कोऑपरेट भी किया जाता है, हर एक जवान पर ध्यान भी दिया जाता है। अच्छा, तो अगर मैं आज की डेट में, आपने देखा होगा कि टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, वर्चुअल वॉर का टाइम एक तरीके से आ गया है, लोग डिजिटली या सोशल साइट्स पर ही काफ़ी कुछ इस तरीके से कोई भी टेंशन का माहौल बना देते हैं। उसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं, जो आज का माहौल है, चाहे वो न्यूज़ चैनल का है, चाहे वो सोशल मीडिया का है, जो भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। अगर हम देखें जैसे चाइना के साथ हमारा है, पाकिस्तान के साथ कब से हम ट्रांसएलसी फायरिंग चलता रहता है हमारा जी, ये 71 के बाद ही शुरू हो गया है। कारगिल का जो ऑपरेशन हुआ तभी देखो पूरा मैं उड़ी सेक्टर में था, हमारे पूरे पहले इन्फेंट्री वेपन फायर होते हैं, इन्फेंट्री वेपन तो डेली फायर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। उसके बाद जब ज़्यादा लगता है कोई तंगी कर रहा है ज़्यादा, उस टाइम आरटी वाले फायर करते हैं पीछे से, उसमें जिसमें मीडियम गन भी शामिल है पूरी, वो भी होती है। रही बात वॉर की, जी, तो वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए देश को तैयार करना पूरा, जैसे आज हमारे अभी ये राइफल्स वगैरह ये परचेज करें, आपको अगर आपने वॉर करना है तो कहते हैं कि इफ़ यू वांट पीस देन प्रिपेयर फॉर वॉर। तो आपके पास सबसे पहले, आपके पास जब आपके पास सामान आना शुरू हो जाएगा, इक्विपमेंट्स आपके पास से आने शुरू, समझो कि अब मैं अभी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ,
हमारा देश कोई देश है लड़ाई की। अच्छा, जब आपके पास सामान आना शुरू हो जाएगा तो दूसरा जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं वो भी घबराने शुरू हो जाते हैं कि यार नहीं, अगर हम इंडिया के साथ वॉर करेंगे तो उसकी सेना बहुत ही पावरफुल है, उनके पास ये आजकल वेपन ये उनके पास आने शुरू हो गए हैं, तो 10 बार सोचेगा वो पंगा लेने से। तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। चलते चलते आखिर में इन शॉर्ट आपका ब्रीफ मैसेज एक हम देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जो हमारा यूथ है स्पेशली हिमाचल का है जी, मैं तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर एक अच्छे नागरिक बनना है तो आर्मी में जाने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारी आजकल आप चाहे आप इसमें देखो यूट्यूब में भी आपको मिलेंगे कि कैसे आर्मी में आपने जाना है और एज ए अफसर भी आपने जाना है। बेशक लड़कियों के लिए भी है, वो अफसर में भी जा सकती हैं और भी जवान में भी भर्ती शुरू हो गई है। तो मैक्सिमम हमारे इसका स्टेट का हमारे स्टेट का इसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं जब देखता हूँ कहीं भी जाता हूँ, बाहर जाते हैं, मैं एज ए प्रिजाइडिंग अफसर रहा हूँ बैंगलोर में, सबसे पहले मैंने ये पूछा कि हिमाचल का कोई बच्चा है भर्ती के लिए, तो उसमें एक भी बच्चा नहीं था। मतलब था वो आर्मी का ही कोटा था, उसमें 20% था, पर हमारा किसी एक्स सर्विस कोई बच्चा नहीं आया। तो बहुत बुरा लगता है कि हमारा स्पेशली जो हमारा ये अपर हिमाचल है, नीचे के तो कांगड़ा साइड के मंडी के बहुत आते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप ने एक अच्छे नागरिक बनना है, अच्छी फैमिली लाइफ जीनी है, हाँ मुसीबतें हैं तो मुसीबतें सब जगह हैं, आप सिविल में भी देखो, लेकिन अगर हम आर्मी का देखें तो आर्मी और सिविल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप जॉब करके आ जाओगे तब लगेगा पता नहीं यार हमने किसी अच्छी संस्था में नौकरी करी है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस है, देश सेवा भी की है। हाँ लगता है। आप यहाँ पर आए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए हैं, आपसे जाना है, और यकीन मानिए जो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, उन्हें ये सब कॉन्वर्सेशन सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आखिर में चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है अगर देश सेवा करने का तो ज़रूर आगे बढ़िए। देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से दें आप हमें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।